यहाँ से। मैं ही जाऊंगा। आप बोलिए। अरे आप बोलिए। नहीं उखड़ेगा, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। इसमें कटहल, मेथी, गोंद सबका चिपकने वाला पदार्थ मिला हुआ है। गंगा ने हमें बना कर दिया था विशेष रूप से आपको जप कराने के लिए। लाडू ने जो किया वो बुरा लग रहा है, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो ना। पर क्या करे, लाडू मेरी बहन है ना, मैं उस पर चिल्ला भी नहीं सकता और उसकी तो आदत है। तो अब क्या कर जाए समझ में ही नहीं आता। मतलब ये मेरा दर्द नहीं, अपना दर्द दिखाने आए थे। ऐसा मत बोलो बालाराव, पहले तुम ठीक हो जाओ और घर चलो। साथ रहोगे, सब मिल बैठकर बातें करेंगे तो सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और सारे घाव भी भर जाएंगे। मतभेद की वजह से जो घर छोड़ना पड़ा था, उसी घर में वापस जाकर वो सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आप लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? और बस तब से ही महाज जी और उनके बड़े बेटे बाला जोशी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। सच कहा आपने। कोई भी बेटा अगर शत्रु पक्ष में शामिल हो जाए तो किसी भी बाप को दुख तो होगा ही, लेकिन बच्चों का मुंह सूचना मिलते ही भागते आए महाज जी। यही तो संतान की शक्ति होती है। मालिक, बाहर आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। भवानी भाई, इतनी बड़ी बात तो पता ही नहीं थी मुझे। कौन सी बात? यही कि आपका अपना बेटा भी एक योद्धा है। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो जब आपने एक साहूकार और योद्धा की तुलना की तब ये मैं आपको बता सकती थी कि आपके घर में भी एक योद्धा है। मैं आज भी इस बात पर अड़िग हूं कि वीरता को कभी धन से नहीं आंका जा सकता। वीर पूजनीय होते हैं। आपका बेटा योद्धा है, ये बड़ी गर्व की बात है। भले ही वो शत्रु पक्ष के लिए क्यों न लड़ता हो, लेकिन है तो वो योद्धा ही, बरोबर ना? वीरा जी, राधाबाई, मैं खूब आभारी हूं आपकी। आपने मेरे बेटी की रक्षा की। हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। माई, माई, ये सारी चीजें गरीबों में बांट दीजिए और कहिए कि कामना करें महाज जी के सुपुत्र बालाराव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए।
मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है भवानी भाई, जिसके लिए आप आभारी हो। और ना तो मैं लालची हूं। ये बात सच है कि सेना विस्तार के लिए मैंने सहायता मांगी आपसे, और आज भी आशा करती हूँ आपके सहयोग की, क्योंकि ये सहायता मेरी सहायता नहीं, राज्य की सहायता है। भवानी भाई, जब छत चुनने लगता है ना, तब चिंता घर के हर सदस्य को होनी चाहिए। ये राज्य एक ऐसा छत है जिसके नीचे हम सब सुरक्षित हैं, और इसीलिए इस राज्य की सुरक्षा के लिए ऋण रूपी धन मांगा था मैंने। मेरे पति एक ऐसे योद्धा हैं भवानी भाई, जो ना तो धन का ऋण रखते हैं और ना ही रक्त का। और रही बात मेरे बेटे के विवाह के लिए आपकी बेटी काशीबाई का रिश्ता मांगने की, तो यूं समझ लीजिएगा कि एक मां की इच्छा थी, बस, अधिक कुछ नहीं। दादा, समझ में नहीं आता कि आपके मुंह से ये कैसे निकाला जाए। रो मत बाड़ा, शांत हो जाओ। लाडू, लाडू, हास परिहास तभी तक शोभा देता है जब तक उससे किसी को दुख ना पहुंचे या पीड़ा ना हो, अन्यथा हास परिहास भी अपराध की भांति होता है। बस ये ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? फिर निकाल दो। हम निकाल देंगे, लेकिन ये उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुम लोगों को वचन देना होगा कि निकालने के बाद ये चुप रहेंगे। हम वचन देते हैं, चुप रहेंगे। गंगा ने हमें ये भी बताया था कि इसे कैसे निकालते हैं। गंगा फंगा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फालतू चीजें मेरे मुंह पे चिपकाने की? दिखाया हिम्मत फिर से, फिर समझ में आ जाएगा कि लड़कियों से युद्ध करने की भाषा से नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा से बात करनी चाहिए। और अनु ने हमें वचन दिया था कि फिर से आप कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको तो चुप रहना आता ही नहीं। बोलना तो तुम्हें भी सोच समझ कर चाहिए। जिनकी तलवार और ढाल के सामने तुम खड़ी होकर योद्धाओं का निरादर कर रही थी, वो मेरे दादा विश्वनाथ पंत भट्ट देशमुख की थी। एक योद्धा, मेरे और मेरे बाबा दोनों के प्रेरणा स्रोत। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जिन तलवारों और योद्धा से तुम बैर रखती हो, भूल जाती हो कि वही तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। कृष्ण भाव, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वही तो, बाजीराव को चुप कराने के लिए मैं ऐसी कौन सी ही चीज नहीं चुकानी चाहिए थी। उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, किसी और बात के लिए बुरा लग रहा है।
शिवबाई, हमें लगता है कि सेना निर्माण के लिए राधाबाई को जो धन चाहिए हमें वो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी की रक्षा करके उसने हम पर उपकार तो किया ही है, बरोबर ना? नहीं ताई, धन देने से उनकी हैसियत बढ़ जाएगी। कल को वो सेना बना लेंगे तो ये भी दावा करेंगे कि वो हमारे बराबर के हो गए हैं। आपने देखा नहीं, वो इस घर में काशी के आने का ऐसा स्वागत कर रही थी मानो हमारी बेटी नहीं उनकी बहू हो। मगर हमें इससे पिघलना नहीं है। हम यहाँ आए हैं, हमारा बेटा थोड़ा ठीक हो जाए, उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सारे उपहार गरीबों में बंटवा देने का क्या प्रभाव होगा भवानी बाई पर? एक तो धन उपलब्धि के बारे में सोच रही हो, या निस्संदेह अहंकार पे चोट लगी हो। वो शिवबाई भी तो है उनके साथ, उनके तेवर तो अलग ही है। आप फिर से एक बार महाजी से बात करके क्यों नहीं देखते? राधा, कभी कभी तुम बहुत उतावलेपन से काम लेती हो। और देखो, राजनीति ऐसे उतावलेपन से नहीं की जाती है। राजनीति की अपनी एक गति होती है, गरिमा होती है। ये समझ लो कि दो नदियों को यदि स्वेच्छा से ही मिलने दिया जाए तो वही हितकारी सिद्ध होता है, परंतु यदि उन्हीं नदियों को बलपूर्वक मिलाने का प्रयास किया जाए तो सबके लिए हानिकारक, विनाशकारी सिद्ध होता है। और वैसे भी तुम्हारे इस उतावलेपन के कारण मैं अपनी मित्रता को और पिसने नहीं दूंगा। एक बार पहले ही उन लोगों ने इस संबंध के लिए ना कर दिया है। अब दोबारा इस संबंध का प्रस्ताव लेकर मैं उनके पास नहीं जाने वाला। राज्य के हित के लिए भी दोबारा बात नहीं कर सकते? राधा, मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरी बात मान लीजिए ना। अच्छा, देखो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोई दूसरा तरीका निकालता हूं। आप सोचेंगे फिर अमल करेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। अच्छा, तुम तो कहती हो कि तुम्हारा ये समय है, ये बड़ा बलवान है, तो एक बार अपने इस बलवान समय पर थोड़ा भरोसा करके भी देख लो। वैसे भीतर की बात बताऊं, तुम्हारे समय पर मुझे भी पूरा भरोसा है, इसीलिए तो निश्चिंत होकर बैठा हूं। तुम भी निश्चिंत रहो। समय पर तो पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि यही समय है जो काशी को सासवड़ के वाड़े तक लेकर आया है। लेकिन समय के नाम पर हाथ धरे बैठना उचित बात नहीं है। समय उसी का होता है जो उसकी गति को जानकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्देश्य आपका अपमान करने का नहीं था। आपका ही नहीं, किसी भी योद्धा का अपमान करने का नहीं था। छोटी आई कहती है, सम्मान करने वाले सबके प्यारे होते हैं, इसलिए हमें भी सब प्यार करते हैं। और आज जो भी हुआ अनजाने में हुआ। हम तो बस अपने भाऊ और बाबा के संबंध के बारे में बात कर रहे थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आप किसी की प्रेरणा है। देखिए, हम तो कहते हैं जिसे युद्ध करना है वो युद्ध करे, जिसे गुड़ियों से खेलना है वो गुड़ियों से खेले। समझ रहे हैं ना? हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने क्षमा कर दी तुम्हें। तुम हो ही इतनी प्यारी, और कोई कैसे ना करे। तुमसे तो कोई भूल होती ही नहीं, हो ना? अच्छा बताओ, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, ताकि रात में सारे तुम्हारे पसंद के व्यंजन बनवाऊंगी। पर हमें तो सब व्यंजन पसंद है। तो सब बता दो, सब बनवा दूंगी। हमें ना लाडू, अतिथियों को अपनी इच्छाओं की सूची नहीं देनी चाहिए, बल्कि आतिथ्य में स्वयं को जो मिले उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। यही अतिथि धर्म है। अन्यथा ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ आओ।
सेवा भाव से जो अतिथियों का स्वागत करते हैं वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि कितनी आओ भगत कर दें, किंतु बहुत बार बड़ों की चिंता में बच्चों को क्या पसंद है वो सोच नहीं पाते। इसीलिए पूछा। आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो क्षमा चाहती हूँ। और एक बात, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके घर में आपकी लाडू को वो सब कुछ मिलता है जो कई बच्चे सोच भी नहीं सकते। लाडू, जीवन में इंसान की हैसियत देख के ये तय करना चाहिए कि उससे कितनी और क्या बात की जाए। ऐसे हर किसी से बात करके अपनी इच्छाओं को बताती रहोगी तो तुम्हारी खुद की हैसियत नहीं बन पाएगी। ये हैसियत क्या होती है? बताइए मालकन, क्या आदेश है? तुमने पहले ही महाराज जी को चेतावनी दी थी। अब ये बताने का समय आ गया है कि कितना धन चाहिए। इसलिए महाराज जी के मन में जो डर बसाया है उसे थोड़ा और बढ़ाना होगा। जी, समझ गया आप क्या चाहती हैं। अरे काय झालं? सरकार, संभवतः है कि कोई गुप्तचर पकड़ा गया है। पकड़ो! कौन है तू? बता, कौन है तू? बोल, कहां से आया है? इरादा क्या है तेरा? सासवड़ वाड़े में आने का इरादा क्या है तेरा? बोल, यहां से तू भाग नहीं सकता। बता, क्यों आया था वाड़े में?
बाजीराव तुम ये रुको, उसके पीछे मैं जाता हूँ। नहीं बाबा, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने कहा ना, परंतु बाबा, यही रुको। लेकिन मुझे बाजी, अरे पीछा करो उसका। वो चाहे कितना भी तेज भाग ले, तुम्हारे बाबा उसे पकड़ ही लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को भी पकड़ना आवश्यक है जिसकी सहायता से ये आदमी यहाँ पर आ पाया। बिना किसी अंदरूनी सहायता के इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में सासवड़ बाड़ा में इस आदमी का प्रवेश करना असंभव है। अगर वो पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।